एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेमराज हुंडा के प्रीवियस पार्ट को डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम नेमराज हुंडा के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर, यानी विश्व के कृषि में इंडिया का कौन सा पोजीशन है। पहले पोजीशन पे पहला पॉइंट है फर्स्ट पोजीशन इन मैंगो के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। बनाना के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। टोटल इरिगेटेड एरिया में इंडिया का पहला स्थान है। मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। जूट एंड लाइट फाइबर में इंडिया का पहला स्थान है। कैश्यू नट के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। कोकोनट के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। टोटल पल्स प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। टी एंड स्पाइस प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में भी इंडिया का पहला स्थान है। सेकेंड पोजीशन में आपका क्या है, तो इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। व्हीट प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। राइस के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। फ्रूट के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है। नेक्स्ट वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड रैंक है। सिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड रैंक है। शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड रैंक है। कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकेंड रैंक है। थर्ड रैंक पे क्या क्या आता है, तो थर्ड पोजीशन पे आपका टोबैको प्रोडक्शन आता है। यानी थर्ड पोजीशन पे क्या आता है, तो थर्ड पोजीशन पे आपका टोबैको प्रोडक्शन आता है। फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है, तो फोर्थ पोजीशन पे आपका पहले नंबर पे फोर्थ पोजीशन पे किसका है, तो नेचुरल रबल्स का। कितना शेयर करता है, तो 8.5% शेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया है 7th पोजीशन इन 2022, यानी सन 2020 में कॉफ़ी के प्रोडक्शन में इंडिया का 7वां स्थान है। ब्राज़ील स्टैंड फर्स्ट पोजीशन, और कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील का पहला स्थान है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के प्रोडक्शन को फजेंडा के नाम से जानते हैं। पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड्स इन इंडिया, यानी इंडिया में एग्रीकल्चर के ट्रेड्स में किसका कौन सा पोजीशन है। पहले नंबर पे आपका दिया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी में राइस पहले पोजीशन पे आता है। कैश्यू नट दूसरे पोजीशन पे आता है। व्हीट तीसरे पोजीशन पे आता है। टी चौथे पोजीशन पे आता है। टोबैको आपका 5वें पोजीशन पे आता है। फिर से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी, तो राइस पहले पोजीशन पे है। कैश्यू नट दूसरे पोजीशन पे है। व्हीट तीसरे पोजीशन पे है। टी चौथे पोजीशन पे है। टोबैको 5वें पोजीशन पे है। सेकेंड पॉइंट एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स कमोडिटी में वेजिटेबल ऑयल का सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड्स इन इंडिया, यानी भारत का एग्रीकल्चर ट्रेड्स में कौन कौन सा पोजीशन है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी, यानी कि कृषि निर्यात कमोडिटी में सबसे ज़्यादा निर्यात राइस का किया जाता है अपने इंडिया से अदर कंट्री में। दूसरे नंबर पे कैश्यू नट का एक्सपोर्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पे व्हीट का एक्सपोर्ट किया जाता है। चौथे नंबर पे चाय का एक्सपोर्ट किया जाता है। 5वें नंबर पे टोबैको का एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स कमोडिटी, यानी कि कृषि की मंगाए जाने वाली कमोडिटी में कृषि के आयात में, यानी कृषि के आयात वाले सामग्री में वेजिटेबल ऑयल का पहला रैंक है। कैश्यू नट का दूसरा रैंक है। पल्स का तीसरा रैंक है। फ्रूट्स का चौथा रैंक है। नेक्स्ट हेडिंग इज
यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंटरनेशनल ईयर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बनाया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है, वह कौन कौन सा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इन 2004 इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, यानी सन 2004 जो होता है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस से रिलेटेड होता है। सन 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स से संबंधित होता है। सन 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन से संबंधित रहता है। सन 2007 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर से संबंधित रहता है। सन 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैशो से संबंधित रहता है। सन 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर से संबंधित रहता है। सन 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी से संबंधित रहता है। वर्ष 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट से संबंधित रहता है। नेक्स्ट, सन 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव और इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट साइंस भी इसी से संबंधित रहता है, या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, सन 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन से संबंधित रहता है, यानी सन 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव से संबंधित रहता है। सन 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन से संबंधित रहता है। सन 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग से संबंधित रहता है। सन 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल से संबंधित रहता है। 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, सन 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस से संबंधित रहता है। सन 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म के इंटरनेशनल ईयर के रूप में किसको मनाया जाता है, तो सन 2017 को मनाया जाता है। सन 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट से संबंधित रहता है। नेक्स्ट ईयर 2019 यानी सन 2019, सन 2018 में कुछ नहीं है, खाली गया था। सन 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनस लेग्यूम्स के रूप में मनाया गया था। सन 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनस लेग्यूम के रूप में मनाया गया था। सन 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया गया था, यानी सन 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया जाता है। सन 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में मनाया जाता है। सन 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में मनाया जाता है। सन 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में मनाया जाता है, यानी सन 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से संबंधित होता है। सन 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से संबंधित होता है, यानी सन 2023 जो होता है किससे संबंधित होता है, तो सन 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से संबंधित होता है। सन 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिडीज से संबंधित होता है, यानी ऊँट से संबंधित होता है कौन, तो सन 2024। सन 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, यानी ग्लेशियर्स की प्रिजर्वेशन से संबंधित वर्ष कौन सा होता है, तो 2025 होता है। सन 2026 के किससे संबंधित है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्चुरलिस्ट एंड सन 2026 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्चुरलिस्ट्स एंड सन 2026 किससे संबंधित रहता है, तो फिर सन 2026 वो संबंधित रहता है किससे, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी फिर 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तो अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट, यानी अगला हेडिंग है इम्पॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो एक तरफ डेट दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित फेमस डे दिया है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है। कब से, तो 1950 से। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 22 मार्च को मृदा दिवस जल 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 21 मार्च को 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे एंड 23 मार्च को जो है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। मीटियोरोलॉजिकल डे जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे कौन सा है, तो 30
30 मार्च को जो है राजस्थान डे, कब से, तो 1949 से, यानी कि राजस्थान का इस्टेब्लिशमेंट सन 1949 ईस्वी में किया गया था। उसी समय से राजस्थान डे 30 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICAR डे मनाया जाता है। एंड 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में महिला दिवस के रूप में, कृषि में महिला दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जो है किसान डे के रूप में मनाया जाता है। बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह, यानी कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान डे के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 7। नेक्स्ट यूनिट इज 7, यानी नेम सुंडा से रिलेटेड जो यूनिट नंबर 7 है उसमें क्या दिया है, तो द मेजर स्कीम्स और प्रोग्राम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी हमारे भारत में एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रमुख स्कीम्स है या फिर प्रोग्राम्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहले नंबर पे आपका आता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसे हम KCCS के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1998 ईस्वी को हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है इसका, फार्मर कैन रिसीव क्रॉप लोन्स अप टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 30 लाख पर सेंट इंटरेस्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी भी देश के नेशनलाइज्ड बैंक से, यानी किसी भी देश के नेशनलाइज्ड बैंक से 3 लाख प्रति % प्रिंसिपल अमाउंट को क्रॉप लोन के रूप में कोई भी किसान प्राप्त कर सकता है। यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है फार्मर्स कैन रिसीव क्रॉप लोन अप टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 30 लाख पर लाख 8% इंटरेस्ट फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि किसान जो है वो किसी भी प्रकार के नेशनलाइज में किसी भी देश के, यानी फार्मर्स जो है भारत देश के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रति इंटरेस्ट के हिसाब से 3 लाख तक जो है अमाउंट क्रॉप लोन के रूप में ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एन एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द ईयर 2009 to 10 1% and in 2010-11 2%. To those farmers who timely repaid their short-term crop loans, यानी यदि कोई भी फार्मर्स कह रहा है क्या, तो बट गवर्नमेंट प्रोवाइड एन एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ईयर 2009 to 10 1% and in 2010-11 2% to those farmers who timely repaid their short term loans, यानी कि लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत यह जो अमाउंट जो किसान प्राप्त करता है वह 3% के ब्याज पर प्राप्त करता है। लेकिन सन 2009-10 में यदि कोई 2009-10 में 1% का इसमें छूट दिया गया था। फिर सन 2010-11 में 2% का छूट दिया गया था किसको, तो जो किसान जो है अपना शॉर्ट टर्म लोन्स को अपने समय पर ही रिपे कर देते हैं, तो उस किसान को जो है 3% तक का जो है छूट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, does the effective rate of interest for some such farmers will 4% per annum, यानी कि does the effective rate of interest for such farmers will be 4% per annum, यानी प्रति वर्ष द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सच फार्मर्स, यानी ऐसे फार्मर्स के लिए जो प्रभावकारी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो पर एनम 4% देना होता है, यानी 7% पर लोन दिया जाता है। यानी कि जो लोन दिया जाता है फार्मर्स को वो 7% पर दिया जाता है, 7% पर दिया जाता है, जो कि 2009-10 में 1% का सबवेंशन यानी छूट दिया गया था, 1% का सबवेंशन दिया गया था। और फिर सन 2010 से 2011 में जो है फिर सन 2010-11 में 2% का, कुल मिलाकर 3% का छूट जो है वो फार्मर्स को दिया गया था। तभी से यह सिस्टम बनाया गया है कि जो भी फार्मर्स समय पे अपना लोन पे
प्रोवाइड कर देता है बैंक्स को, तो वो 3% तक का छूट पा जाता है। केवल उसको 4% तक ही ब्याज देना पड़ता है 7% की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, तो दूसरे नंबर पे आपका किसान कॉल सेंटर आता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जनवरी 2004 को हुआ था। दूसरे नंबर पे आपका किसान कॉल सेंटर आता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन जनवरी 2004 को हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू किसान कॉल सेंटर टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स कम्युनिटी थ्रू टोल फ्री टेलीफोन लाइन्स, यानी कि टोल फ्री टेलीफोन्स, यानी टोल फ्री टेलीफोन्स लाइन्स के द्वारा फार्मिंग कम्युनिटी को एग्रीकल्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसान कॉल सेंटर का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द किसान कॉल सेंटर स्कीम वाज लॉन्च्ड 21 जनवरी सन 2004, यानी कि किसान कॉल सेंटर स्कीम का शुरुआत जो है वो 21 जनवरी सन 2004 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्री वाइड कॉमन 11 डिजिट नंबर 18 से 180 1551 हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर किसान कॉल सेंटर्स, यानी कि पूरे देश भर में 11 डिजिट का नंबर जो कि 1800-180-1551 पूरे भारत में यह 11 डिजिट का नंबर जो है वो एलोकेट कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के द्वारा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए पूरे देश भर में 11 अंक के इस टोल फ्री नंबर को प्रोवाइड कर दिया गया था इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लाईज टू द क्वेरीज ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी आर बीइंग प्रोवाइडेड इन 22 लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो किसान के कॉल सेंटर का जो संस्था, यानी किसान कॉल सेंटर जो योजना है, इसके तहत पूरे फार्मर्स के कम्युनिटी को 22 लोकल लैंग्वेज में किसी भी प्रकार के क्वेरीज को बताया जाता है या फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉल्स आर अटेंडेड टू फ्रॉम 6 AM to 10 PM ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक्स, यानी कि सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से लेके शाम 10 बजे तक किसान कॉल सेंटर के द्वारा कॉल को अटेंड किया जाता है। तीसरे नंबर का योजना क्या है, तो थर्ड नंबर का योजना है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ पाम ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, जिसे हम आइसोपाम के नाम से जानते हैं। आइसोपाम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई फॉर इंटीग्रेटेड हो जाएगा, एस से आपका स्कीम हो जाएगा, ओ से आपका ऑयल सीड्स हो जाएगा, एंड पी से आपका पल्सेस हो जाएगा, ओ से आपका ऑयल पाम हो जाएगा, एंड एम से आपका मेज हो गया, यानी कि इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2004 में ही किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू आइसोपाम, द आइसोपाम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड Isopam and the Isopam is being implemented in 40 major states for oil seeds and pulses, 50 for maize and 10 for oil palm, यानी कि आइसोपाम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 14 मेजर स्टेट्स फॉर ऑयल सीड्स, यानी कि आइसोपाम जो है ऑयल सीड के लिए 14 प्रमुख राज्यों में सुधार किया गया। आइसोपाम यानी आइसोपाम योजना के तहत ऑयल सीड्स के लिए 14 प्रमुख राज्यों में सुधार किया गया, एंड पल्सेस के लिए 15 राज्यों में सुधार किया गया, और एंड पल्सेस यानी कि ऑयल सीड एंड पल्सेस के लिए लगभग 14 प्रमुख राज्यों में सुधार किया गया आइसोपाम योजना के तहत, और मेज के लिए 15 राज्यों में सुधार किया गया। मेज के लिए जो है 15 राज्यों में सुधार किया गया, एंड ऑयल पाम के लिए 10 राज्यों में सुधार किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि फिर से आइसोपाम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 14 मेजर स्टेट्स फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेस, 15 फॉर मेज एंड 10 फॉर ऑयल पाम्स, यानी कि आइसोपाम योजना को ऑयल सीड एंड पल्सेस से रिलेटेड 14 प्रमुख राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद 15 राज्यों में यानी मेज के लिए 15 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया, और ऑयल पाम के लिए 10 राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू आइसोपाम, द पल्स कंपोनेंट हैज़ बीन मर्ज्ड विथ द एनएफएसएम विथ इफेक्ट
फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 यानी द पल्सेस कंपोनेंट हैज़ बीन मर्ज्ड विथ द NFSM यानी पल्स से जो संबंधित कंपोनेंट था उसको NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ मर्ज कर दिया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 जिसका प्रभाव 1 अप्रैल 2010 से दिखने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग 2014-15 दिस स्कीम इज मर्ज्ड इनटू नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम यानी कि सन 2014-15 में इस स्कीम को नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम जिसे हम NMOOP के नाम से जानते हैं इसके साथ मर्ज कर दिया गया। इन द फाइनेंशियल ईयर of 2018-19 NMOOP has been merged into NFSM oil seeds यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2018-19 में NMOOP को NFSM ऑयल सीड के साथ मर्ज कर दिया गया। चौथे नंबर का योजना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2004 को किया गया था। इसका भी इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट सन 2004 को किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू आत्मा at district level to operationalize the extension reforms with the active participation of farmers or farmer groups यानी फार्मर्स या फिर फार्मर ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम NGO के नाम से जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर NATP ऑफ ICAR यानी कि एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ऑपरेशनलाइजेशन यानी आत्मा जो होता है वो किस लेवल पे काम करता है? तो आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया है द एक्सटेंशन रिफॉर्म्स विथ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स और फार्मर्स ग्रुप यानी कि किसान के समूह या फिर किसानों के जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वह एक्सटेंशन रिफॉर्म्स के द्वारा किया जाता है यानी एक्सटेंशन के द्वारा इसमें सुधारा जाता है। इसमें क्या आता है? तो आत्मा में एक तो आपका फार्मर्स या फार्मर्स ग्रुप देखने को मिलता है और इसमें NGO देखने को मिलती है, कृषि विज्ञान KVK जिसे कहते हैं KVK देखने को मिलता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर NATP ऑफ ICAR के नेटअप नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अन्य सारे स्टेक होल्डर जो होता है वो आत्मा में काम करते हैं। 5वें नंबर का योजना है नेशनल बम्बू मिशन 2024 नेशनल यानी 5वें नंबर का योजना है नेशनल बम्बू मिशन। 5वें नंबर का योजना है नेशनल बम्बू मिशन जिसे हम NBM के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2004 को हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नेशनल बम्बू मिशन द मिशन एम टू प्रमोट होलिस्टिक ग्रुप ऑफ द बम्बू सेक्टर बाई अडॉप्टिंग एन एरिया बेस्ड regionally differentiated strategy and to increase the area under bamboo cultivation and marketing यानी बम्बू के कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग के अंतर्गत एरिया को इंक्रीज करने के लिए और क्षेत्रीय डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के लिए बम्बू सेक्टर के ग्रोथ बम्बू सेक्टर यानी बम्बू सेक्टर के होलिस्टिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए नेशनल बम्बू मिशन का मुख्य उद्देश्य था यानी द मिशन एम टू प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द बम्बू सेक्टर यानी कि नेशनल बम्बू मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था यह बम्बू सेक्टर के सभी प्रकार के ग्रोथ को प्रमोट करना था बाय एडॉप्टिंग एन एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी जिसमें हम एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी को अपनाकर अडॉप्ट करते हैं एंड टू इंक्रीज द एरिया अंडर बम्बू कल्टीवेशन और बम्बू कल्टीवेशंस के अंतर्गत एरिया को भी इंक्रीज किया जाता है एंड मार्केटिंग को भी इंक्रीज किया जाता है। 6वें नंबर का योजना है 6 नंबर का योजना है क्या? तो 6 नंबर का योजना
6 नंबर का योजना है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसे हम NHM के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट मई 2005 को हुआ था। यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का इस्टेब्लिशमेंट सन 2005 में किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू NHM, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड द NHM फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हॉर्टिकल्चर सेक्टर के विकास के यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर के संपूर्ण विकास के लिए NHM में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। किसके द्वारा? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHM अपग्रेडेड विथ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल सन 2014। यानी NHM अपग्रेडेड विथ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि NHM को जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2005 ईस्वी में हुआ था, इसको अपग्रेड करके MIDH के रूप में बना दिया गया था। कब बनाया गया था? तो 1 अप्रैल सन 2014 को बनाया गया था MIDH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। 7वें नंबर का स्कीम है क्या? तो 7वें नंबर का स्कीम है NFSM। 7वें नंबर का स्कीम क्या है? तो NFSM का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट रबी सन 2007 में हुआ था। यानी कि NFSM का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो NFSM का इस्टेब्लिशमेंट रबी 2007 में हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू NFSM, टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाई 10 million tons, 8 million tons and 2 million tons respectively by the end of 11th प्लान से। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 2 मिलियन टन पल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, 8 मिलियन टन व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था और 10 मिलियन टन राइस के प्रोडक्शन को इन्हांस किया गया था या फिर बढ़ाया गया था। टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाई 10 मिलियन टन्स 8 मिलियन टन्स एंड 2 मिलियन टन्स रिस्पेक्टिवली बाई द एंड ऑफ द 11th प्लान योजना। यानी जाता है सब। सेवेंथ नंबर का योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसे हम NFSM के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट रबी सन 2007 को हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू NFSM, टू एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाई 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन एंड 2 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली बाई द एंड ऑफ 11th प्लान योजना। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में राइस के प्रोडक्शन को 10 मिलियन टन बढ़ाया गया था, व्हीट के प्रोडक्शन को 8 मिलियन टन बढ़ाया गया था एंड पल्स के प्रोडक्शन को 2 मिलियन टन बढ़ाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ए न्यू प्रोग्राम अंडर द NFSM कॉल्ड द एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसे हम APPP के नाम से जानते हैं। यानी कि ए न्यू प्रोग्राम अंडर द NFSM, यानी NFSM के अंतर्गत एक नए प्रोग्राम को ये न्यू प्रोग्राम अंडर द NFSM कॉल्ड द एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम, यानी NFSM के अंतर्गत एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम था, जिसे हम APPP के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू NFSM, इन 12 5-year प्लान 4 more crops हैज़ बीन एडेड इन 12th 5-year प्लान, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 4 more crops 4 से अधिक यानी 4 से अधिक क्रॉप्स को जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐड किया गया था। कौन कौन सा था? काटन था, जूट था, शुगर केन था, कोर्स सीरियल था। नाउ 7 क्रॉप्स अंडर NFSM, यानी 3 क्रॉप पहले से था और 4 क्रॉप को जो है सन 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 क्रॉप्स को और 2 जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत आपका काटन आया, जूट आया, शुगर केन आया, कोर्स सीरियल्स आया। कुल मिलाकर NFSM के अंतर्गत वर्तमान समय में कितने क्रॉप्स आते हैं? तो कुल 7 क्रॉप्स जो है NFSM के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा है? एक तो आपका राइस है, व्हीट है, पल्स है, काटन है, जूट है, शुगर केन है एंड कोर्स सीरियल, मतलब मोटे अनाज, ये सभी जो आते हैं मोटे अनाज में। यानी कोर्स सीरियल में आपका रागी नहीं आता, जिसका साइंटिफिक नेम इल्यूसिन कोराकिना होता है।
नेक्स्ट 8वें नंबर का योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे RKVY के नाम से जानते हैं। 8वें नंबर का योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिसे हम RKVY के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2007 को हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू RKVY टू अचीव ए 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ड्यूरिंग 11th प्लान, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 4% तक ग्रोथ रेट को अचीव करना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था। फिर से टू अचीव ए 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ड्यूरिंग द 11th प्लान, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में 4% तक ग्रोथ रेट प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसके रिकमेंडेशन पे तैयार किया गया था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी NDCI के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, द फंडिंग पैटर्न इज 60:40 फॉर नेशनल एंड स्टेट फ्रॉम 2015-16, यानी कि सन 2015-16 से जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का फंडिंग पैटर्न था उसमें 60% शेयर करता है नेशनल गवर्नमेंट और इसके बाद 40% शेयर करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। 9वें नंबर का योजना है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, जिसे हम NMMI के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2010 को हुआ था। और फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू NMMI, the mission is being implemented during the 11th plan period for enhancing water use efficiency by adopting drip and sprinkler irrigation system in all states and union territories for both horticulture and agricultural crops, यानी फिर से the mission is implemented during 11th plans period for enhancing water use efficiency by adopting drip and sprinkler irrigation system in all states and union territory for both horticulture and agricultural crops, यानी कि हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर दोनों क्रॉप्स के लिए सभी प्रकार के यूनियन टेरिटरीज एंड सभी प्रकार के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम को अपनाकर वाटर की यूज इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मिशन में सुधार किया गया था। फिर से द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 11th प्लान पीरियड, यानी कि नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन मिशन में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सुधार किया गया था। फॉर इन्हांसिंग वाटर यूज इफिशिएंसी, ताकि इसकी वाटर यूज इफिशिएंसी यानी वाटर की यूज इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके बाई एडॉप्टिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन, किसको अपनाकर? तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम को अपनाकर सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरीज में किसके लिए ये बनाया गया था? तो हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल दोनों क्रॉप्स के लिए बनाया गया था। 10वें नंबर का योजना है 10th नंबर का योजना है 10वें नंबर का योजना है इंटीग्रेटेड 10वें नंबर का योजना इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसे हम इस ISM के नाम से जानते हैं, यानी इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यह 10वें नंबर का योजना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल सन 2014 को किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल सन 2014 को किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ISM, यानी ISM से यानी कि इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल सन 2014 को किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग बैकएंड सब्सिडी सपोर्ट टू स्टेट कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट to promote creation of agricultural marketing infrastructure by providing back-end subsidy support to state cooperative and private sector investments, यानी स्टेट
कोऑपरेटिव। फिर से टू प्रमोट्स क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया प्रमोशन के लिए। फिर से इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोशन जो है वो क्या किस लिए किया गया था, तो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, एग्रीकल्चर से संबंधित जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लाया गया था। बाय प्रोवाइडिंग बैक एंड सब्सिडी सपोर्ट टू स्टेट कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी स्टेट कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें सपोर्ट करता है किसके लिए, तो सब्सिडी के लिए, सब्सिडी प्रोवाइड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन कंटिन्यू अप टू द स्टेज ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग ओनली टू प्रोवाइड वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स विद प्राइमरी प्रोसेसर्स। फिर से टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को प्रमोट करना। कंटिन्यूड अप टू द स्टेज ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग ओनली, केवल प्राइमरी प्रोसेसिंग स्टेज तक ही यह कंटिन्यू रहता है। टू प्रोवाइड वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स विथ प्राइमरी प्रोसेसर, यानी प्राइमरी प्रोसेसर के साथ यानी प्राइमरी प्रोसेसर्स के साथ फार्मर्स की जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है उसको प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 11वें नंबर का योजना है, 11वें नंबर का योजना क्या है, तो 11वें नंबर पे आपका योजना आता है, 11वें नंबर का योजना मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, जिसे MIDH के नाम से जानते हैं, यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2014 को बनाया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू MIDH, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ MIDH हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द कंट्री ड्यूरिंग 11th यानी ड्यूरिंग ब्रह्मी पंचवर्षीय योजना, यानी ब्रह्मी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में हॉर्टिकल्चर से संबंधित सभी प्रकार के विकास को फिर से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ MIDH, यानी कि MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक स्कीम होता है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यह हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित सभी प्रकार के, यानी लॉन्च्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित सभी प्रकार के विकास को करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इन द कंट्री, देश के यानी देश में, पूरे देश में हॉर्टिकल्चर के विकास को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कब इसको बनाया गया था, तो ब्रह्मी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। नेक्स्ट, ब्रह्मी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो सन 2012 से लेकर 2017 तक चला था। 17 तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू MIDH, द स्कीम विच हैज टेक ऑफ फ्रॉम 2014-15 integrates the ongoing scheme of National Horticulture Mission for North East Himalayan States, National Bamboo Mission, National Horticulture Board, Coconut Development Board। फिर से द स्कीम विच हैज़ टेक ऑफ फ्रॉम 2014-15 integrates the ongoing scheme of National Horticulture Mission for North East Himalayan States, National Bamboo Mission, National Horticulture Board,
कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर को सन 2014-15 में बहुत सारे योजनाओं को मर्ज करके एक साथ बनाया गया, जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को मिक्स किया गया है, ऐड किया गया है। हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट हिमालय को ऐड किया गया है, हिमालयन स्टेट को ऐड किया गया है, नेशनल बम्बू मिशन को ऐड किया गया है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को ऐड किया गया है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड को ऐड किया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर जो कि नागालैंड में सिचुएटेड है, इसको भी ऐड किया गया है। 12वें नंबर का क्या है, तो 12वें नंबर पे आपका आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे हम नमसा के नाम से जानते हैं। यानी 12वें नंबर का योजना क्या है, तो 12वें नंबर का योजना है नमसा। नमसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2014-15 में किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नमसा, इन दिस स्कीम 4 ऑनगोइंग नेशनल स्कीम हैव बीन मर्ज्ड, रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरीगेशन, तीसरा नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड चौथा आपका सॉयल नेशनल सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी कि नमसा को 4 योजनाओं को एक साथ मर्ज करके बनाया गया है। इन दिस स्कीम 4 ऑनगोइंग नेशनल स्कीम्स हैव बीन मर्ज्ड, रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरीगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड नेशनल सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी नमसा को सन 2014-15 में 4 नेशनल प्रोग्राम को आपस में जोड़कर बनाया गया, जिसमें पहले नंबर पे रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, दूसरे नंबर पे नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरीगेशन था, तीसरे नंबर पे आपका नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम था, तीसरे नंबर पे नेशनल सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम था। भैया 13वें नंबर का योजना है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 19 फरवरी सन 2015 को हुआ था, जिसको 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी 2014-15। यानी इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, जो कि 2014-15 बनाया गया था, इसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, दिस स्कीम एम एट प्रमोटिंग सॉयल टेस्ट बेस्ड एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इनेबल फार्मर्स टू रिलीज हायर यील्ड एट लोअर कास्ट। यानी यह स्कीम का मुख्य उद्देश्य सॉयल टेस्ट बेस्ड and balanced use of fertilizer to enable farmers to release higher yields at lower cost। फिर से the scheme aims at promoting soil test based, यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सॉयल टेस्ट बेस्ड जो है फर्टिलाइजर का यूज करना होता है, एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू इनेबल फार्मर्स टू रिलीज हायर यील्ड्स एट लोअर कास्ट। यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक यील्ड प्राप्त करना, जिसके तहत फार्मर्स जो होता है वो सॉइल टेस्ट के आधार पर बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य फार्मर सॉइल टेस्टिंग के बाद फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन फील्ड में करता है, ताकि उसकी यील्ड भी बढ़ जाती है और पैसा भी कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट plans to issue soil cards to farmers which will carry crop wise recommendation of nutrients and fertilizer required for the individual farms to help farmers to improve productivity through judicious use of inputs। यानी कि अंडर द स्कीम, यानी इस योजना के तहत द गवर्नमेंट प्लान टू इशू सॉयल कार्ड्स टू फार्मर्स, यानी इस योजना के तहत गवर्नमेंट सरकार जो होती है फार्मर्स को सॉयल कार्ड इशू करवाती है, विच विल कैरी क्रॉप वाइज, जो कि क्रॉप वाइज अलग अलग होती है, रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिस पे न्यूट्रिएंट्स की रिकमेंडेशन अलग अलग फसलों की अलग अलग दी रहती है, एंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल फार्म्स टू हेल्प फार्मर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ इनपुट्स। यानी कि
जुडिशियस यूज ऑफ इनपुट, यानी इनपुट्स के जुडिशियस यूज के द्वारा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर्स की सहायता के लिए, इंडिविजुअल फार्म के लिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सॉइल टेस्टिंग में होता क्या है कि सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद अलग अलग फसलों का अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ऑल सॉइल सैंपल्स आर टू बी टेस्टेड इन वेरियस सॉइल टेस्टिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश के किसी भी स्थान पर, देश के किसी भी लैब्स में अलग अलग सॉइल की टेस्टिंग जो होती है वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए की जाती है। फिर से, ऑल सॉइल सैंपल्स आर टू बी टेस्टेड इन वेरियस सॉइल टेस्टिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश के किसी भी स्थान पर, यानी भारत देश के किसी भी जगह पर सॉइल टेस्टिंग, यानी विभिन्न प्रकार के सॉइल टेस्टिंग में विभिन्न प्रकार के लैब्स में सॉइल का टेस्टिंग किया जाता है। और फिर से ऑल सॉइल सैंपल्स, यानी सभी प्रकार के जो सॉइल सैंपल्स होते हैं इसका टेस्ट जो है देश के किसी भी लैब्स में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। Thereafter, the experts will analyze the strength and weakness of micronutrients deficiency of the soil and suggest measures to deal with it, यानी कि जो thereafter इसके बाद जो soil experts होते हैं वो इसके सॉइल की स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालाइज करके उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी सॉइल में बताते हैं एंड सजेस्ट मेजर टू डील विथ इट, और फिर इसके बाद वह उस फर्टिलाइजर जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट एंड सजेशन विल बी डिस्प्लेड इन द कार्ड्स, और यह इसका जो रिजल्ट्स होता है और इसका जो सजेशंस होता है उस कार्ड्स पर डिस्प्ले या फिर दिखाई देने लगता है, उस कार्ड पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्कीम क्या है, तो अगला स्कीम है 14वें नंबर का स्कीम है या फिर 14 नंबर का स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे PMKSY के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2015 ईस्वी में होता है, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इस्टेब्लिशमेंट सन 2015 में हुआ था। द थीम इज हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशिएंसी मोर क्रॉप पर ड्रॉप बाय MIS मिनिस्ट्री ऑफ MIS, यानी MIS के द्वारा मोर क्रॉप पर ड्रॉप। फिर से, द थीम इज हर खेत को पानी, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो थीम था वो था हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशिएंसी, वाटर की यूज की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो है वो टर्म दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज के द्वारा। 15वें नंबर का योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। 15वें नंबर का योजना क्या है, तो 15वें नंबर का योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी 15वें नंबर का योजना परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे हम PKVY के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 17 जनवरी सन 2016 को किया गया। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट सेशन में हम इस योजना को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।